Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of July 2020 Friday. Inspiration of the day is don't let the world shape your destiny into the world. In today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government plans job scheme for urban poor. In line with Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Garib Kalyan Rozgar Yojana, Central Government is also planning to provide the employment scheme for poor and migrant section, especially in urban and suburban parts of the country. Recently, we have also discussed the implication of reverse migration on industry और business segment. हमने पढ़ा था कि reverse migration की वजह से बेसिकली इंडस्ट्री में लेबर शॉर्टेज जनरेट हुई है, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रॉपर्ली या 100% कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर पा रही. ये इम्प्लीकेशन तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट रिवर्स माइग्रेशन के अदर इम्प्लीकेशन भी होते हैं जो इकोनॉमी पर देखने को मिलते हैं. अगर बहुत मास अमाउंट में बोलते हैं ना, मास अमाउंट में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है तो दैट हैव अ वेरी स्टार्क इम्प्लीकेशन ऑन एनी इकोनॉमी. अब इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में क्या हुआ है, कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन इनिशिएट किया गया. उस लॉकडाउन में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शट डाउन कर दिया गया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब शट डाउन हुई तो लेबर ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एम्प्लॉयर्स ने लेबर्स को ले ऑफ कर दिया फॉर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो लेबर ने माइग्रेशन शुरू कर दिया. जो लेबर स्पेशली लेबर इंटेंसिव स्टेट से आते थे जैसे बिहार, यूपी, तो वो सारे लेबर्स इन्फेक्शन के डर से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जॉब अवेलेबल ना होने के कारण, वर्क अवेलेबल ना होने के कारण अपने अपने रिस्पेक्टिव विलेजेस में, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस जाने लगे. तो रिवर्स माइग्रेशन की जो वेव आई थी उसको मैनेज करने में भी कंट्री को और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट ने फेस किए थे. उसके बाद अब जब जो माइग्रेंट लेबर है, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो सब अर्बन एरिया का हो, चाहे वो विलेज एरिया का, तीनों सेगमेंट में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला. तो रिवर्स माइग्रेशन के बाद जब माइग्रेंट लेबर अपने होम स्टेट में या अपने नेटिव स्टेट में पहुंच गया, या सिटी में पहुंच गया, या विलेज में पहुंच गया, उसके बाद अदर प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हुई. सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अब उनके पास काम नहीं था. जो माइग्रेंट लेबर जो मूव करके मेगा सिटीज से अपने नेटिव स्टेट्स में, अपने नेटिव विलेजेस में गया है, उसके पास अब इस समय काम नहीं है. रूरल की अगर हम बात करें तो रूरल में एग्रीकल्चर सेक्टर पे या एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, क्योंकि अब एक सेम एग्रीकल्चर या जितनी एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल थी उस पर अब काम करने वाले लेबरर्स का नंबर भी बढ़ गया था और उस पर क्लेम करने वाले लेबरर्स का भी नंबर बढ़ गया था. क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर आप देखें तो फैमिली में अगर 4 ब्रदर है, कंबाइंड फैमिली है, तो 2 बाहर काम कर रहे हैं, तो 2 ही उस लैंड पर काम कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. लेकिन अगर रिवर्स माइग्रेशन से जो 2 ब्रदर्स बाहर काम कर रहे थे वो भी आ गए, तो अब उस पर्टिकुलर सेम अमाउंट ऑफ लैंड में 4 लोग या 4 वर्कर आप कह सकते हैं, 4 क्लेम आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पर भी लोड पड़ने लगा. या आप कह सकते हैं डायरेक्टली लैंड पर, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर लोड इंक्रीज होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ द रिवर्स लेबर माइग्रेशन इन रूरल एरियाज. अर्बन में भी और सब अर्बन में भी बेसिक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई. क्राइम रेट्स इंक्रीज होने लगे. इस तरह के सोशल इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिले. अब चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हुआ. अगर एक इकोनॉमी में लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्क फोर्स इज अनएम्प्लॉयड, चाहे वो स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, अगर किसी भी सेगमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इकोनॉमी के लिए इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर. क्यों गुड इंडिकेशन नहीं है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन उसके हाथ में इनकम नहीं होगी. इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, और अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, डिमांड डिक्रीज करेगी, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्लो डाउन होंगी. जब डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं इंश्योर करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और स्लो डाउन करेंगे और इकोनॉमी और रिसेशनरी की कंडीशंस की तरफ जाएगी. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के मल्टीफोल्ड इफेक्ट होते हैं. दैट इज वाई एवरी गवर्नमेंट, वेदर इट इज इंडियन गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड,
ऑलवेज ट्राई टू टैकल विद द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के मल्टी फोल्ड इम्पैक्ट होते हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, और इवन अप टू द एक्सटेंट इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं. दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग द ऑप्शंस टू प्रोवाइड और टू इम्प्लीमेंट एन employment guarantee scheme especially for urban and suburban part of the country. क्योंकि रूरल के लिए ऑलरेडी मनरेगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी स्कीम अवेलेबल हैं और जिनको आत्मनिर्भर भारत मिशन में गवर्नमेंट ने रीपैकेजिंग करके और ज्यादा लुक्रेटिव बना दिया है. तो बेसिकली जो सेगमेंट रह जाता है वो अर्बन और सब अर्बन जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो सेगमेंट मनरेगा या गरीब कल्याण रोजगार अभियान से उतना बेनिफिटेड नहीं हो पाता. दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर अनदर एम्प्लॉयमेंट स्कीम. जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है, जो ऑफिशियल्स हैं जो अवेयर हैं इस मैटर से, उनका ये कहना है कि या तो ये स्कीम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम की तरह आएगी जिसमें जितनी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उनको सब्ज्यूम कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी टू एवरी सेगमेंट. आइदर इट कुड बी द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मनरेगा और इट कुड बी द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान. तो कई तरह के फॉर्मेट आ सकते हैं. अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इस पे कंसिडरेशन दे रही है, इस प्रपोजल को कंसीडर किया जा रहा है. अगर इस तरह की स्कीम आती है तो इट विल हेल्प द इकोनॉमी टू रिवाइव बेटर बाय क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बाय जनरेशन ऑफ डिमांड. और एक कंट्री को जो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट का, उससे भी स्टीर करने में हेल्प करेगी और इकोनॉमी रिवाइवल में भी या इकोनॉमिक रिवाइवल में भी बूस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट स्कीम से. तो बेसिकली गवर्नमेंट का अभी जो फोकस है दैट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिवाइवल. हालांकि अगर हम अर्बन सेगमेंट की बात करें तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्बन लाइवलीहुड मिशन एक प्रोग्राम चल रहा है, बट जो ये स्कीम आएगी या जो नई स्कीम जिसको गवर्नमेंट एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जा रही है, इसको प्रपोजल को कंसीडर कर रही है, either it will be the expansion of this particular mission or there will be the entirely new scheme. तो कई सारे ऑप्शंस है कि मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान को क्लब करके एक अर्बन उसका फॉर्म लेकर आए, एक अम्ब्रेला स्कीम लाए, अम्ब्रेला प्रोग्राम लाए जिसके अंदर जितनी भी लाइवलीहुड रिलेटेड स्कीम्स हैं उनको सब्ज्यूम कर दिया जाए, या अर्बन या जो सब अर्बन एरिया है उसके माइग्रेंट लेबर को टारगेट करते हुए स्पेशली एक उन्हीं के लिए टारगेटेड स्कीम ला जाए. तो गवर्नमेंट के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बट करेंटली गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल. तो ये सारे हाईलाइट है जो आप देख सकते हैं. न्यू स्कीम कुड बी ट्वीक्ड वर्जन ऑफ मनरेगा और मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर दिस प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड. और अंडर गरीब कल्याण स्कीम फॉर माइग्रेंट रिटर्निंग टू रूरल एरियाज government has allocated approximately 50,000 crore and of which 10,000 crore has already been utilized. Apart from the central government scheme, few states already have the urban employment scheme in order to provide the guaranteed days of work. तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्कीम इंडिया में नहीं चल रही हैं. ऑलरेडी कुछ स्टेट में अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग से इनिशिएट कर रखी है, बट दिस स्कीम विल बी द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर स्कीम की तरह ही आएगी, जस्ट लाइक मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. फ्लिपकार्ट एड्स वॉलमार्ट इंडियाज बिज टू इट्स कार्ट. फ्लिपकार्ट ने अपनी होलसेल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए वॉलमार्ट इंडिया का एक्विजिशन कर लिया है. बेसिकली वॉलमार्ट इंडिया ऑपरेट्स एज बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस. Many of you might be aware about this best price where the wholesalers are provided cash and carry business. तो wholesaler के लिए basically big price जो था best price था जो ऑपरेट करता था. तो अब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया का बेस्ट प्राइस का एक्विजिशन कर लिया है. स्टूडेंट ये याद रखेंगे, वॉलमार्ट इंडिया, वॉलमार्ट का नहीं, वॉलमार्ट इंडिया जो कि बेस्ट प्राइस के स्टोर रन करता है अक्रॉस 9 स्टेट्स. 9 स्टेट्स में बेस्ट प्राइस ऑपरेट करता है विद 28 बेस्ट प्राइस स्टोर्स. तो 28 बेस्ट प्राइस स्टोर्स हैं जिनको
एक्वायर कर लिया, अभी कह सकते हैं कि वॉलमार्ट इंडिया को एक्वायर कर लिया है फ्लिपकार्ट ने, जिससे कि अब फ्लिपकार्ट की होलसेल मार्केट में प्रेजेंस इंक्रीज होगी। बैंगलोर बेस्ड फ्लिपकार्ट इन विच वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन होल्ड्स अ मेजॉरिटी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फ्लिपकार्ट Wholesale, a new digital marketplace that looks to transform the Kirana retail ecosystem by leveraging technology. So, with the acquisition of Flipkart and Walmart India, now Flipkart is going to offer Flipkart Wholesale Retail Ecosystem. सो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हुए, वॉलमार्ट की टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हुए फ्लिपकार्ट अब होलसेल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। तो फॉलोइंग द एक्विजिशन वॉलमार्ट इंडिया एम्प्लॉय विल ज्वाइन द फ्लिपकार्ट ग्रुप नाउ। ऑल्दो जो बेस्ट प्राइस के जो बेस्ट प्राइस ब्रांड जिसके स्टोर्स हैं वो कंटिन्यूसली वैसे ही ऑपरेट करेंगे, बट अब वो ओमनी चैनल नेटवर्क स्टोर की तरह काम करेंगे, जिसमें वो 1.5 मिलियन मेंबर्स जो कि बेस्ट प्राइस के मेंबर्स हैं, होलसेलर्स जो है बेसिकली, डायरेक्ट कस्टमर यहाँ पर मेंबर नहीं है स्टूडेंट, ये याद रखेंगे, होलसेल प्राइस में है था वॉलमार्ट और या बेस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं। तो 1.5 मिलियन का मेंबर का नेटवर्क था। नाउ फ्लिपकार्ट विल ऑपरेट दिस 1.5 मिलियन मेंबर वाया ओमनी चैनल नेटवर्क स्टोर्स एंड ई कॉमर्स ऑपरेशंस। अब यहाँ पर अगर हम बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो फ्लिपकार्ट के पास ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, या फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स में बहुत अच्छी नेटवर्किंग है। बेस्ट प्राइस की बात करें तो बेस्ट प्राइस के पास कैश एंड कैरी बिजनेस का अच्छा नेटवर्क है, 1.5 मिलियन मेंबर्स हैं विद अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ऑफ रिटेल इकोसिस्टम। और इन दोनों ही फर्म्स के मर्ज होने से एक सिनर्जी क्रिएट होगी। बिजनेस में मैनेजमेंट में एक टर्म होता है सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स फ्लिपकार्ट अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को लाएगा, बेस्ट प्राइस अपनी कोर कॉम्पिटेंसी, अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को ला करके दोनों ही मर्ज करके एक सिनर्जी क्रिएट होगी, जिसमें जो इवेंचुअल कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो होलसेलर्स हों, चाहे वो इवेंचुअल कस्टमर्स हों या कंज्यूमर्स हों, इन सबको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड होगी। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ओमनी चैनल नेटवर्क। ये ओमनी चैनल नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली मैनेजमेंट में ये टर्म बहुत पढ़ाया जाता है। ओमनी चैनल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स हो सकता है जानते भी हों। बहुत अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो एट इट्स कोर ओमनी चैनल इज डिफाइंड एज अ मल्टी चैनल सेल्स अप्रोच दैट प्रोवाइड द कस्टमर विद एन इंटीग्रेटेड कस्टमर एक्सपीरियंस। इट मीन्स कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम वेरियस मोड्स। ओमनी मीन्स सर्व होता है सब, हर मोड से कस्टमर शॉपिंग कर सकता है या परचेजिंग कर सकता है या सर्विस अवेल कर सकता है। ओमनी मीन्स सारे चैनल, सारे अवेलेबल चैनल्स के थ्रू कंज्यूमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकता है या पर्टिकुलर सर्विस को अवेल कर सकता है। तो करंटली कितने सारे चैनल अवेलेबल होते हैं? बेसिकली हम बोले तो डेस्कटॉप या ई कॉमर्स के थ्रू आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या सर्विस अवेल कर सकते हैं। ब्रिक्स एंड मोर्टार स्टोर जो हमारे फिजिकल रिटेल स्टोर्स हैं उसमें भी कंज्यूमर या कस्टमर विजिट करके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो ओमनी चैनल मीन्स हर तरह के मोड को यूज करते हुए कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल कर सकता है। तो कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आइदर ही और शी कैन गो ऑनलाइन और ब्रिक्स एंड मोर्टार स्टोर, वर्ल्ड ऑफ माउथ, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स साइट, टेलीफोन एंड अदर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए कंज्यूमर या कस्टमर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय या परचेज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं ओमनी चैनल नेटवर्क और ओमनी चैनल मोड। इसको कई बार ओमनी चैनल मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो ओमनी चैनल मार्केटिंग इज अ लिटिल बिट ब्रॉडर टर्म, उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम ओमनी चैनल नेटवर्किंग की बात करेंगे। मीन्स कंपनी के पास सारे अवेलेबल मोड हैं जिससे कि वो अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकती है, सेल कर सकती है। तो फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट इंडिया के इस मर्जर से कस्टमर को ओमनी चैनल नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा। होलसेलर्स, रिटेल और कंज्यूमर तीनों ही सेगमेंट इस मर्जर से बेनिफिटेड होंगे। ऑन द अदर हैंड फ्लिपकार्ट की भी होलसेल मार्केट में प्रेजेंस इंक्रीज होगी। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, करंटली वॉलमार्ट हैज 1.5 मिलियन
members into its network as a small business and has included the Kirana store, to which Flipkart will now have the access. 80% shares of Kirana in $1.2 trillion retail market. So August 2020 तक Flipkart अपना होलसेल का जो बिजनेस है उसको लॉन्च कर देगा. तो वो अभी के लिए वॉलमार्ट में जो बेस्ट प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली 3,500 employees say they are also now part of the Flipkart, and after whole preparation Flipkart in August is going to launch its wholesale business through omni-channel network marketing. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 2. Order flow outlook remain weak for capital goods sector. If you remember, we have discussed that many of the companies, whether it is a public owned company, government owned company or the private company, all companies have shifted or postponed their fresh investment or capital expenditure plan for this financial year 21. We have already discussed this news. So as per current news, the order inflow for capital good companies like L&T has indicated the slow growth or recessionary condition in capital goods segment और इन कैपिटल गुड सेक्टर फॉर कमिंग मंथ्स. कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम कंपनीज ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट थे उन सबको फिलहाल के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में जो कैपिटल गुड का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा. जैसे स्पेशली L&T जैसी कंपनीज कि अगर हम बात करें तो इनमें अप्रॉक्सीमेटली 39% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लम देखा गया फॉर न्यू ऑर्डर इनफ्लो. जो न्यू ऑर्डर इनफ्लो होता है मीन जो नए ऑर्डर आते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में L&T के पास 39% कम ऑर्डर आए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, एंड दैट इज 13 क्वार्टर लो. इससे 13 क्वार्टर लो ये ऑर्डर डिमांड है जो इस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर करी है L&T ने, एंड इट इज इंडिकेटिंग द ग्रिम पिक्चर फॉर द सेक्टर इवन आफ्टर द बेल वेदर बीटिंग स्ट्रीट एस्टिमेट्स. तो इसकी वजह से कैपिटल गुड्स का जो सेगमेंट है उसके भी स्टॉक प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे इन फ्यूचर. इसके बावजूद भी जो बेल वेदर स्टॉक है जो कि स्ट्रीट में ऑलरेडी गुड परफॉर्मेंस रजिस्टर कर रही हैं, इसके बावजूद भी लो ऑर्डर इनफ्लो को देखते हुए एक्सपर्ट का ये कहना है कि कैपिटल गुड सेक्टर की जो फ्यूचर कंडीशन होगी दैट इज नॉट गुड. और लॉकडाउन और डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को देखते हुए ऑर्डर में डिक्लाइन पहले ही एक्सपेक्ट किया गया था एज पर द कंपनीज एंड एक्सपर्ट. अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है दैट इज बेल वेदर. ये बेल वेदर क्या है बेसिकली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. पीडीएफ में मैंने दे रखा है कि बेल वेदर क्या है, लेकिन यहाँ मैं वो आपको स्लाइड नहीं शो करूंगी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेल वेदर स्टॉक क्या होता है. तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि द ऑर्डर आउटफ्लो ऑफ 20,000 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली रहेगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट द L&T ग्रुप की बात करें तो L&T ग्रुप्स कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक्स टू डेट 3.05 trillion as of June 30, 2020, and it is approximately 24% of international order booking. And this uncertainty is expected to remain for at least 2 to 3 quarters, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में लोकलाइज लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया है, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, लेबर शॉर्टेज है. ऑन द अदर एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हुआ है, जिसकी वजह से यह अनसर्टेनिटी 2 से 3 क्वार्टर तक रहने वाली है. इवन जो L&T के एक्सपर्ट हैं दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग नॉर्मलाइजेशन इवन आफ्टर द मार्च क्वार्टर. तो जो कैपिटल गुड सेगमेंट पे जो ये ऑर्डर में डिक्रीज हुआ है, दिस डिक्रीज इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल एटलीस्ट दिस फाइनेंशियल ईयर. और किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर कैपिटल गुड सेक्टर में ऑर्डर इनफ्लो डिक्रीज कर रहा है या कैपिटल गुड सेक्टर या कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ नहीं दिखे, तो इसका क्लियर इंडिकेशन कि आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ज्यादा अमाउंट में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस अपॉर्चुनिटी को इस
चैलेंज को आइडेंटिफाई कर चुकी है कि जिस तरह से कैपिटल गुड सेगमेंट में स्लो डाउन हो रहे हैं, ऑर्डर इनफ्लो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कंट्री इंडिया एक और बड़ा एम्प्लॉयमेंट का वेव, अनएम्प्लॉयमेंट की वेव को देखे। उसी के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्बन और सब अर्बन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाने वाली, और जो अदर रूरल इकोनॉमी है उसके लिए डिफरेंट इनकम जनरेशन मोड के लिए भी प्रिपरेशन करी जा रही है। तो कैपिटल गुड सेगमेंट में इस तरह का ऑर्डर डिक्लाइन या ऑर्डर इनफ्लो का डिक्लाइन, इट्स नॉट द गुड इंडिकेशन। और इवन जो रिकवरी एक्सपेक्ट करी जा रही है वो भी बहुत लॉन्ग टर्म रिकवरी एक्सपेक्ट करी जा रही है कि अभी रिसेंटली कोई रिकवरी नहीं होने वाली है। कैपिटल गुड सेक्टर खुद में एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड वो कैपिटल गुड कंपनी दूसरी कंपनी या दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आता है या फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो दोनों ही तरीके से दिस डेटा इज रिफ्लेक्टिंग द नेगेटिव आउटलुक फॉर अपकमिंग टाइम। और अगर हम बात करें ऑर्डर इनफ्लो की सिंस फाइनेंशियल ईयर 18, तो फाइनेंशियल ईयर 18 के बाद जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि 13 क्वार्टर का ही सबसे लो ऑर्डर इनफ्लो है L&T का। फाइनेंशियल ईयर 18 के क्वार्टर 1 में ऑर्डर इनफ्लो लो देखा गया था और उसके बाद से अब फाइनेंशियल ईयर 21 के क्वार्टर 1 में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो, दैट इज -39%। और अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो हम इजीली देख सकते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर टाइम में L&T में जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो कितना शार्पली फॉल किया था। जो S&P BSE कैप गुड्स हैं उनका, और ये सेंसेक्स, ये ब्लू वाली जो लाइन है दैट इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE कैपिटल गुड्स स्टॉक परफॉर्मेंस, एंड जो ये रेड लाइन है दैट इंडिकेट्स द सेंसेक्स परफॉर्मेंस। तो वी कैन इजीली सी द कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है, जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस और उनका स्टॉक इस समय लोवेस्ट स्टेज पर चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लो इनटेक ऑफ ऑर्डर्स। हालांकि कुछ बेल वेदर कंपनीज हैं जिन्होंने स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्ट्रीट पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट उसके बावजूद भी ओवरऑल जो स्टॉक परफॉर्मेंस है कैपिटल गुड्स की दैट इज नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, दैट इज नॉट वेरी मच मोटिवेटिंग। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4, 60% ऑफ BPCL स्टाफ एलिजिबल फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। जैसा कि हमने अभी बिल्कुल प्रीवियस न्यूज में डिस्कस किया है कि कैपिटल गुड एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है, कैपिटल गुड्स जो कंपनीज है उनके पास ऑर्डर इनफ्लो डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम कंपनीज ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान था, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है उनको पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इन सब का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर कंटिन्यूअसली पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से, चाहे वो एविएशन कंपनीज हो चाहे वो स्मॉल स्केल कंपनीज हो, सब ने अब एम्प्लॉय ले ऑफ शुरू कर दिया है। इनिशियली कंपनीज ने सैलरी कट किए, इंक्रीमेंट्स रोके थे, बट अब जाकर अब क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी की रिकवरी एक्सपेक्ट करी गई थी उस तरह से रिकवरी नहीं हो रही, तो मैक्सिमम कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड लेइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज। उसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्राइवेटाइजेशन की वेव को स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो BPCL हो। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अब ये न्यूज़ किसके बारे में? ये न्यूज़ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में, जिसमें प्राइवेटाइजेशन से पहले, क्योंकि इसको भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने जा रही, गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करने जा रही है, तो इस कंपनी में भी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में भी प्राइवेटाइजेशन से पहले ओवर मैनिंग को कम करने के लिए, ओवर मैनिंग के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफर करी है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि 45 ईयर्स एज से ज़्यादा के हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से पहले जो ओवर मैनिंग है, ये ओवर मैनिंग की प्रॉब्लम मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में देखी जाती है कि ओवर मैनिंग मीन्स जितना रिक्वायर्ड स्टाफ है, जितना रिक्वायर्ड लेबर है, उससे ज़्यादा का लेबर अवेलेबल है, और किसी डिपार्टमेंट में, किसी इंस्टीट्यूशन में जितना अवेलेबल, जितना रिक्वायर्ड स्टाफ है या जितना रिक्वायर्ड लेबर है उससे कम अवेलेबल है। कहीं पर अवेलेबिलिटी नहीं है और कहीं पर ओवर मैनिंग है, या आप ये कह सकते हैं कहीं शॉर्टेज है लेबर की और कहीं पर ओवर मैनिंग है। फिलहाल के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर VRS की स्कीम मैनेजमेंट ने
लाई है फॉर एम्प्लॉयज दोज हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 45 years. So before privatization, government is trying to reduce the excess of labor. Or according to the company insider, this voluntary retirement scheme VRS will be applicable almost 60% of the total employees. जितने employees हैं BPCL में, जिस तरह से इस स्कीम को प्लान किया गया तो 60% एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है कि वो VRS की स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. करंटली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में 11,894 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ VRS स्कीम. स्टूडेंट याद रखेंगे VRS स्कीम को गोल्डन हैंडशेक भी बोला जाता है. कहीं कहीं इवन HR के जब पेपर्स होते हैं स्पेशली PSUs के तो आप पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्डन हैंडशेक. गोल्डन हैंडशेक क्या, तो कहीं कहीं या VRS स्कीम को जनरली गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी बोला जाता है. तो एज पर दिस स्कीम ऑफ BPCL 60% एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल. उनको वॉलेंटरी ऑफर दिया गया. इफ दे वॉन्ट दे लीव द कंपनी बाय ऑप्टिंग विद VRS. और जिस तरह से इस स्कीम को प्लान किया गया है, इस स्कीम को ऑफर किया गया है, जो कंपनी के मैनेजरल पर्सनल्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि लार्ज अमाउंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस स्कीम को ऑप्ट करके VRS ले लेंगे. तो भारत पेट्रोलियम वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2020 BPVRS 2020 is one of the very lucrative scheme as per the top management of the company, and it is expected that largest mean जितना expect है, जितना कंपनी ने टारगेट किया है कि इतनों को निकालना है या इतने हमें इतनी वर्कफोर्स रिड्यूस करनी है, तो एज पर द कंपनी जितना एक्सपेक्टेड है उतने एम्प्लॉय इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के मन में इन प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है. एम्प्लॉयज़ आर नॉट श्योर कि प्राइवेटाइजेशन के बाद, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद उनकी जॉब रहेगी भी कंपनी में कि नहीं रहेगी. इसीलिए कंपनी का ये कहना है कि बहुत सारे एम्प्लॉई BPVRS 2020 की स्कीम को ऑप्ट करेंगे क्योंकि ये स्कीम के तहत उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं. अगर एम्प्लॉयज़ ने इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया तो प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी एम्प्लॉय को श्योरिटी नहीं है. दैट इज़ वाई कंपनी इज एक्सपेक्टिंग द गुड रिस्पॉन्स इन रिटर्न टू दिस VRS स्कीम. हालांकि कंपनी की तरफ से इस डेवलपमेंट में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, बट जो सर्कुलर इशू हुआ है, इंटरनल सर्कुलर, उसमें एक आ गया है कि जो VRS है जो वो इक्वली या प्रोपोर्शनली सारे कैडर्स में, सारे एज बैंड्स में एप्लीकेबल होगा. ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर एज बैंड में या किसी पर्टिकुलर कैडर पर VRS ज़्यादा दिया जाए, किसी पर्टिकुलर कैडर या एज बैंड में कम दिया जाए. 45 के ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके में ये प्रोपोर्शनली इक्वली एडिक्वेटली एप्लीकेबल होगा. देयरफॉर adequate manpower across the sector can be across the cadre can be ensured. That is why there will be no discrimination among the cadre or among the age bands of the applicant as per the company insider. And this is the quantum of staff count. ग्रुप A में कितने हैं, ग्रुप B में कितने हैं, ग्रुप C में कितने हैं, ग्रुप D में कितने. तो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं ग्रुप A में स्ट्रेंथ है और टोटल स्ट्रेंथ 11,894, जिसके 60% एम्प्लॉय एलिजिबल हैं फॉर टेकिंग दिस VRS स्कीम. अगर हम एनुअल एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें BPCL की तो हम देख सकते हैं जो टोटल एनुअल कॉस्ट आती है एम्प्लॉयज़ की दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,664 करोड़, जिसमें स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, PF कॉन्ट्रीब्यूशन, सैलरी एंड वेजेस जो है वो प्राइम एक्सपेंड हेड्स हैं. तो ये एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होगा विद द रिडक्शन इनटू द एम्प्लॉय बेस. हो सकता है कैडर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले और जो टोटल 11,894 की जो स्ट्रेंथ है उसमें 60% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं ऑप्ट आउट करने के लिए. तो हो सकता है ये नंबर 5,000 से भी कम हो जाए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ द एम्प्लॉय VRS स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4. 20 सेक्टर्स आइडेंटिफाइड वेयर इंडिया कैन बी अ ग्लोबल फैक्ट्री. गोयल. अगर आपको याद हो तो हमने ये न्यूज़ इस तरह से डिस्कस करी थी कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे और उन 12 सेक्टर में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट को रिड्यूस करने की बात कर रही थी. क्यों? क्योंकि
एज पर दो सेक्टर्स स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी में उन सारे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट हम बनने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी और स्किल अवेलेबल थी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस 12 नंबर को बढ़ा करके 20 कर दिया। तो करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 12 sector where government can meet its domestic demand and as well as can become the global factory for the world। तो 20 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वर्कफोर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सारी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज अवेलेबल है, जिससे कि वो 20 सेक्टर अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं बाय इंडिजीनियसली डेवलप प्रोडक्ट और सर्विसेज, और ग्लोबल फैक्ट्री भी बन सकते हैं उस 20 सेक्टर के इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट में। जैसा कि गवर्नमेंट का इस समय का अप्रोच है कि चाइनीज प्रोडक्ट पर या जो कॉस्टली इंपोर्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन इकोनॉमी पर, उसको रिड्यूस किया जाए और इंडिया को एज अ एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इस तरह से जितने भी जो रिसेंटली जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम हो, चाहे वो एफडीआई एफपीआई को लेकर के जो रूल्स मॉडिफिकेशन हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट करने का जो पॉलिसी हो, और इवन चाहे वो यूएस इंडिया लिमिटेड एफटीए हो, उन सब की अगर आप ध्यान से देखो, सबको स्टडी करें तो उनमें सिर्फ गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट हब। तो करेंटली एज पर द पीयूष गोयल 20 सेक्टर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके एक वेबिनार में मिस्टर गोयल ने अनाउंस किया कि 20 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स लाएगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड टू मीट आउट इट्स डोमेस्टिक डिमांड बाई प्रमोटिंग द लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोकल प्रोडक्शन। और उसी लाइन में अपनी फर्नीचर इंडस्ट्री को इंडिकेट करते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि इंडिया में फर्नीचर के लिए इंडिया के पास स्किल्ड कारपेंटर्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी है, इसके बावजूद भी हमें अपना बहुत सारा जो फर्नीचर है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह के फर्नीचर के अलावा और भी सेगमेंट हैं जहां पर हमारे पास अवेलेबल स्किल है, अवेलेबल कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजी है। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज trying to reduce that dependence on costly export. What are those sectors? Food processing, iron and steel, electronics, industrial machinery, furniture, automobile, leather, footwear and so many. अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये जितने भी सेक्टर हैं, all these sectors are labor intensive sector. तो इन सेक्टर पर फोकस करने से जो एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट होगा इंडिया तो वो होगा, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड मिस्टर गोयल ने जो वर्ल्ड का एप्रीहेंशन है, जिसमें कई सारे कंट्रीज इस बात को लेकर एप्रीहेंसिव हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी अपना आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है, उससे उनकी जो एमएनसीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं या जो उनकी बिजनेस कंपनीज हैं, जो पर्टिकुलर बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उनको नुकसान होगा। इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, ऐसा बहुत कंसर्न है इकोनॉमीज का, कंट्रीज का, अदर कंट्रीज का, कि इंडिया इस समय अब एंटी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। तो उसको भी एड्रेस करते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि वी आर इंगेजिंग विद ओनली 20 सेक्टर, बट जो अदर सेक्टर्स हैं जहां पर हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अवेलेबल स्किल नहीं है, वी विल इंगेज विद द वर्ल्ड इनटू दोज सेक्टर so that country will be able to utilize its resources efficiently and can utilize the competitive advantage or competitive edge of other countries as well. तो जो कंट्रीज का जो एप्रीहेंशन है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को लेकर के कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है या एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्लोज इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है, उसको भी टारगेट करते हुए, एड्रेस करते हुए मिस्टर गोयल ने कहा दैट वी विल एंगेज विद द वर्ल्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द एरिया। जो 20 के अलावा जो अदर एरियाज हैं वहां पर हम वर्ल्ड से इंगेज करेंगे। एंड वी फर्दर डिस्कस अबाउट द कोविड, पोस्ट कोविड एरा की, जो पोस्ट कोविड एरा है उस एरा में गवर्नमेंट को, बिजनेस पर्सनल को, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव को, इंडस्ट्री को अपनी जो लोकल अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, नो हाउ है, उसको टैप करके
उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर या ग्लोबल फैक्ट्री हब के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए अपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। जैसे कि योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, जिसमें इंडिया के पास ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी है। तो मिस्टर गोयल ने उस ट्रेडिशनल नॉलेज को भी टैप अप करने के लिए इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया। ऑल्दो ही further said that government as well as the business personnel industry should utilize the opportunity or should take the opportunity of the changing social and industrial landscape during this COVID-19 situation। COVID-19 situation में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो रही हैं, तो इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को उन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करना चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ global factory hub as well as to decrease the dependence on costly exports। आप देख लेते हैं some other news please। RBI seeks HDFC बैंक कार लोन प्रॉप डिटेल्स। HDFC पर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने इनप्रॉपर लेंडिंग करी है इन केस ऑफ द व्हीकल फाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो उस एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली HDFC से डिटेल्स मांगी हैं कि एक्स्ट्रा डिटेल्स HDFC इंश्योर कराए RBI को, सो दैट RBI कैन डू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द एलिगेशन ऑफ इम्प्रॉपर लेंडिंग प्रैक्टिस इनटू इट्स व्हीकल फाइनेंसिंग ऑपरेशंस। ऑन द अदर हैंड RBI ने यह भी कहा है कि पहले से HDFC को रेमेडी भी RBI को बतानी चाहिए कि अगर कोई ऐसा इशू आइडेंटिफाई होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो HDFC बैंक क्या क्या रेमेडी ऑप्शंस या रेमेडी एक्शंस लेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने से पहले ही RBI ने HDFC से रेमेडी के ऑप्शंस भी मांगे हैं। तो एक्स्ट्रा डिटेल इंश्योर करने की बात कही है। देखते हैं फ्यूचर में ये इन्वेस्टिगेशन में क्या आउटकम्स या क्या फाइंडिंग्स आती हैं। अभी रिसेंटली बैंक ने फिलहाल के लिए अपने 6 जो सीनियर और मिड लेवल एग्जीक्यूटिव थे, ऑफिसर्स थे, उनको फायर कर दिया गया है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में बैंक ने भी कुछ इम्प्रॉपर लेंडिंग प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट किया है। तो इसी तरह RBI ने भी अभी से ही HDFC से रेमेडी डिटेल्स भी इनवाइट करी है कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रेमेडी एक्शंस और रेमेडियल ऑप्शंस अवेलेबल टू HDFC इफ एनी इशू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मॉनसून मिनी लॉकडाउन पुश अप द वेजिटेबल प्राइसेस। जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन हो रहा है और जो हैवी रेन हो रही है कुछ एरिया में, जिसकी वजह से फ्लडिंग जैसी सिचुएशन भी जनरेट हो गई है कुछ कुछ एरियाज में, उसकी वजह से जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है पोटैटो, अनियन और टोमेटो के प्राइसेस का। जून 1 में अप्रोक्सीमेटली 33 to 40 पर केजी रेट चल रहा था, जो कि अब इंक्रीज होकर के 34 to 60 पर केजी हो गया इन केस ऑफ पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो, क्योंकि ये स्टेपल डाइट मानी जाती है, स्टेबल वेजिटेबल्स मानी जाती है। दैट इज वाई मैक्सिमम टाइम इन्हीं का रेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं विद इन 1 month इन केस ऑफ टोमेटो आप देख सकते हैं 50% का हाइक देखा गया इन टर्म्स ऑफ द वेजिटेबल प्राइसेस। तो बेसिकली जो इसके पीछे रीजन है वो मिनी लॉकडाउन, जो लोकलाइज लॉकडाउन जो सिटीज में या लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कर रही हैं उसकी वजह से, ऑन द अदर हैंड मॉनसून की वजह से भी ये प्राइस हाइक देखा गया है। और अगर हम CPI की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि CPI में भी इस बात के इंडिकेशन थे कि फूड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, जिसको लेकर के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि इंडिया में जिस तरह से डिमांड लो हो रही है और उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है स्पेशली इन फूड सेगमेंट, एंड इट इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टैगफ्लेशन। और अगर इस तरीके से ही वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ते रहे और अदर कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते रहे तो इट मे लीड इंडियन इकोनॉमी टू द स्टैगफ्लेशन। और इवन इस इन्फ्लेशन के बाद भी जो होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो भी उन्होंने भी होल्डिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये फूड और ये वेजिटेबल्स के प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट द गुड इंडिकेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नो प्लान टू मोनेटाइज डेट फॉर नाउ, DEA सेक्रेटरी। रिसेंटली हमने न्यूज सुनी होगी, न्यूज आई भी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ गोइंग टू मोनेटाइज देयर डेट फ्रॉम द RBI, बट RBI ने और गवर्नमेंट दोनों ने ही इस क्लेम को नलिफाई कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कहा है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू और is not considering any proposal to monetize its deficit with the Reserve Bank of India। तो जो ये
एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन किए जा रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से डिविडेंड लेगी या डिविडेंड की डिमांड करेगी और अपना जो डेफिसिट है वो आरबीआई के थ्रू मोनेटाइज करेगी, बट अभी के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रपोजल, ये सारे एलिगेशन को क्वैश कर दिया है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक इवेंट में इकोनॉमिक एडवाइजर के सेक्रेटरी ने कहा है कि जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उस टैक्स कलेक्शन को देखते हुए जो कॉन्ट्रैक्शन एंटिसिपेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ने उस कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्शन कम देखने को मिल रहा है, उतना सीवियर नहीं है जितना एंटिसिपेट किया गया था, जिसकी वजह से अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन नहीं करने वाली है आरबीआई के साथ में। This is news of the day. You can read all employment generation schemes or all employment generation program of government of India in little bit details. Vocabulary of the day is slump, slumpies, mandi, depression, slowness, tardiness, lull and fall in prices. So slump is mandi. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGant and Facebook page. That's all for today, student. If you like, please share and subscribe. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Thank you.